बड़ा ही आसान टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। नाम है इसका वैन डर वाल फोर्सेस। क्या नाम है इसका बेटा? वैन डर वाल फोर्सेस। बहुत ध्यान से इसको समझें, सीखने की कोशिश करें। मुश्किल के नाम पर ये कुछ भी नहीं है ना, यानी कि मुश्किल तो ये बिल्कुल है भी नहीं। आप ईमानदारी से इसको सीखोगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ने में इसके अंदर, राइट। तो बहुत ध्यान से इसको देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। एक टॉपिक जिसका नाम है वैन डर वाल फोर्स। चलिए लेट मी स्टार्ट द क्लास बेटा, ठीक है। सी दिस इज वैन डर वाल फोर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैन डर वाल? सर वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल किसी का नाम होगा सर? वैन डर वाल फोर्स को बताने वाले भाई साहब का नाम था जेडी वैन डर वाल, यानी कि साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा जी? जेडी वैन डर वाल। जेडी वैन डर वाल, क्या नाम था इनका? जेडी वैन डर वाल। तो जेडी वैन डर वाल नाम के आदमी ने इस फोर्स के बारे में बताया। बहुत आसानी से सीखेंगे। सर क्या ये कौन से फोर्स के अंतर्गत आता होगा? सर ये आता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आप लोग जानते हो इंटर एटॉमिक होता है और एक क्या होता है बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आइडियली अगर मैं तुमसे पूछूं इसके कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स आर देयर, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसके टाइप्स होते हैं, देखो किताबों में अगर देखोगे, अच्छी किताबों में, तो इसको लिखा गया है देयर आर 3 टाइप्स ओनली। और इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि इसके 3 ही टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग इसके 2 टाइप और ऐड बढ़ाकर बताएंगे। 2 और टाइप होंगे जिनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सर क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो यार ये जो 2 टाइप है ना, ये जो 2 टाइप है, ना तो ये आयनिक है, ना ये कोवलेंट है, ना ये मेटालिक है। ना ये आयनिक है, ना ये कोवलेंट है, ना ये मेटालिक है। तो फिर नया फोर्स बनाना पड़ जाए। इसी से बचने के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये डेटा सीखना चाहिए कि हम इन 2 फोर्सों को इन्हीं के अंतर्गत पढ़ते हैं। बाय देयर व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डेटा के अनुसार हम लोगों को इनको इन्हीं के साथ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बालक, ध्यान से सुने, भरोसा करके चीजों को पढ़ते चले जाएं। तो ये फोर्स कौन कौन से मैं लिखवा रहा हूं बेटा जी। मैं आपको बता दूंगा कि आइडियली जो वैन डर वाल फोर्स है वो कौन से, और जो 2 मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं वो कौन सा है। सी सबसे पहला जो फोर्स आपको पढ़ना है उसका नाम है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, बहुत सुंदर है जी। दूसरा जो आपको फोर्स पढ़ना है उसका नाम है बेटा डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंटरैक्शन, बहुत सुंदर। तीसरा जो आपको फोर्स पढ़ना है उसका नाम है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। मैंने क्या बोला वो समझ में आया अभी आप लोगों को? मैंने बोला बेसिकली इस दुनिया में अगर तुम फोर्सेस के बारे में बात करोगे तो पहला फोर्स है आयन डाइपोल, दूसरा है डाइपोल, तीसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। कैसा डाइपोल है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। चौथा जो फोर्स आ रहा है इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बहुत सुंदर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और पांचवा और सबसे भयंकर, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसका नाम है इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अरे सर इतना बड़ा नाम याद करना पड़ेगा? नहीं, इसका दूसरा नाम है डिस्पर्सन फोर्स। इसका एक तीसरा और बड़ा ही फेमस नाम है लंदन फोर्स। क्या नाम है इसका बेटा? लंदन फोर्स। तो आप लोगों को इन 5 प्रकार के फोर्सेस के साथ डील करना है आज। सबसे पहला पढ़ेंगे आयन डाइपोल,
दूसरा पढ़ेंगे आपको डाइपोल डाइपोल, तीसरा पढ़ाएंगे आपको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, चौथा पढ़ाएंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पांचवा पढ़ाएंगे डिस्पर्जन फोर्स। क्या पढ़ाएंगे बेटा? डिस्पर्जन फोर्स को हम लोग डील करेंगे। बहुत आसान से इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को सीखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सभी बालक। इधर देखेंगे भाई सभी बच्चे, और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। इसमें जो ये वाला फोर्स होते हैं, कौन कौन से फोर्स सुने भाई सभी बालक? इसमें एक तो ये वाला वैन डर वाल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वैन डर वाल फोर्स है, एक ये वाला वैन डर वाल फोर्स है। सर फिर आप ये दो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि सर को पता है इस सवाल इन्हीं में से घुमाकर पूछा जा रहा है, ठीक है ना बेटा। लेक्चर दूसरा है बेटा, विधि आराम से पढ़, आ जाएगा समझ में, ठीक है। न्यू टॉपिक है, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन ना ले। तो सर यहाँ तक ये डेटा समझ में आ जाना चाहिए बहुत आसानी से, राइट, बहुत आसानी से ये फंडामेंटल बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। सी मैंने बोला ये तीन हैं आपके वैन डर वाल फोर्सेस, ये तीन क्या हैं आपके? वैन डर वाल फोर्सेस हैं। और तीनों वैन डर वाल फोर्सेस में अगर मैं आपसे पूछूं, और बाकी के जो दो फोर्सेस हैं ये वैन डर वाल फोर्स नहीं है और ना ही कोवलेंट या आयनिक है, ये दोनों के बीच के फोर्स हैं जो कि मैं यहाँ पढ़ाना चाह रहा हूँ। टॉप टू बॉटम मैं अभी बता देता हूँ। टॉप टू बॉटम अगर मैं पूछूं कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वैन डर वाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि इन सभी में टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ घटती है। क्या सीख पाए? यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा बताओ? आयन डाइपोल। उसके बाद कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल। इसके बाद कौन सा होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। चौथे नंबर पर कौन होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। पांचवें नंबर पे भाई अपना कौन होगा? लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा बेटा? लंदन फोर्स। तो ये बेसिक और फंडामेंटल बातें क्लियर हैं सभी प्रकार के बच्चों को। भाई बहुत ध्यान से अब आप इसको देखो, मैं टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ, लिखो मत, आराम से सुनो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक टर्म आती है, सुनो ध्यान से, जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है इसका बेटा? डाइपोल मोमेंट। इसको यू बोलता हूँ मैं, इसका नाम है बच्चा डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है इसका? डाइपोल मोमेंट। इसको यू बोलता हूँ। इसका कोई एक फॉर्मूला होता होगा जिसको Q इंटू डी के नाम से जानते हैं। हम लोग आराम से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कुछ और है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू या तो हो सकती है 0 या तो इसकी वैल्यू हो सकती है नॉन जीरो। बस दो ही केस है। न्यू नेट लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, न्यू नेट लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेट मतलब डाइपोल है तो ऑब्वियस है वैल्यू मे वेरी। या तो वैल्यू होगी 0 या तो वैल्यू होगी नॉन जीरो। अगर ये वैल्यू 0 है तो ऐसी स्पीसीज को बोला जाता है नॉन पोलर। सुनना बात को, सुनो रे, इसी को क्या बोला जाता है? नॉन पोलर। इस स्पीसीज का नाम क्या है? नॉन पोलर। इफ द डाइपोल मोमेंट इज 0 देन द स्पीसीज बिहेव नॉन पोलर। तो स्पीसीज कैसी हो जाएगी जी? नॉन पोलर स्पीसीज हो जाएगी। और अगर डाइपोल मोमेंट या मैं कहूं न्यू नेट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसको बोलेंगे कौन सी स्पीसीज? पोलर। कौन सी स्पीसीज होगी बेटा? पोलर। मैं बता देता हूं आपको आगे चल के, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल जब भी वर्ड यूज करूंगा तो आपको जहन में एक बात आनी चाहिए कि इसका जो प्राइमरी कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए, उसमें पोलरिटी ना हो, उसमें आयोनिक करैक्टर ना हो। अगर मैंने बोला डाइपोल तो आप समझ जाओगे कि सर जब डाइपोल बोल रहे हैं तो इसका मतलब सर इज टॉकिंग अबाउट पोलर कंपाउंड, यानी कि पोलर स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। और पोलर बेटा वो होता है, पोलर वो होता है, केमिकल बॉन्डिंग के मॉड्यूल्स नहीं दिए बेटा अभी, ठीक है ना, आप आएंगे कल वाली क्लास में, कोशिश करता हूँ आपको मॉड्यूल मिल जाए। सी एक है अपने पास नॉन पोलर, एक है अपने पास पोलर। पोलर कौन होगा सर? जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है वो पोलर है, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया वो कौन हो जाता है? नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसी स्पीसीज के एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो भैया। जो नॉन पोलर होगा वो कौन होगा सर? नॉन पोलर स्पीसीज होती है जैसे H2, जैसे Cl2, जैसे Br2, जैसे CCl4। सर CCl4 कैसे नॉन पोलर है?
ये कार्बन है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। अभी के लिए समझ जाओ कि ये ऐसे सर ने बॉन्ड बनाए, अदरवाइज तो टेट्राहेड्रल स्पीसीज है तब भी डेटा सेम ही आना। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, क्योंकि सभी सेम लगे हुए हैं तो ऑब्वियस है सभी इक्वल डेंसिटी से, इक्वल अट्रैक्शन से खींच रहे। चलो सोचो, हमें तुम कार्बन मान लो और यहाँ एक क्लोरीन लगा दो, यहाँ एक क्लोरीन लगा दो, यहाँ से एक क्लोरीन लगा दो और नीचे से एक क्लोरीन लगा दो। आप बताओ चारों क्लोरीन अगर एक साथ हम पे फोर्स लगाएंगे तो क्या हमें कोई टस से मस कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर वहाँ बॉन्ड की तो मूवमेंट पॉसिबल है, तो बॉन्ड मूवमेंट तो है, लेकिन कंपाउंड के अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो यही रीजन है कि नेट डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगा? जीरो। तो कहते हैं कि जब जो CCl4 है वो बेसिकली कैसी स्पीसीज है? नॉन पोलर। सर इसके अलावा कौन? बेंजीन सुना है आप लोगों ने किसी ने? C6H6 बेंजीन, ये भी कैसा है बेटा जी? नॉन पोलर ही है। कैसा है? टॉलिन नॉन पोलर ही है। हाइड्रोकार्बन जनरली क्या रहते हैं? नॉन पोलर ही रहते हैं। CH4 हो गया, ये सभी क्या मिलेगा? नॉन पोलर ही मिलेगा, राइट। चले पोलर पे आ जाते हैं भाई। पोलर का सबसे पहला और सबसे सुंदर जो एग्जाम्पल है उसका नाम है दारू, C2H5OH। और दारू में मिल जाती है कौन? पानी, दारू पानी। और इसके अलावा जितने भी दारू के कंपोनेंट हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, फलानिलॉन, डेकानेनॉल, वो सभी क्या होंगे? वो सभी पोलर स्पीसीज होंगे। और पोलर के तमाम एग्जाम्पल है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ पोलर कंपाउंड लिखवाना जरूर चाहूँगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा CCl4, तो यहाँ CHCl3 लिख दो। अब आप फील कर पाए होंगे कि सर अगर यहाँ चारों क्लोरीन खींच रहे हैं तो मूवमेंट नहीं है, लेकिन एक कोई कमजोर खिलाड़ी खींचता हाइड्रोजन तो सर ऑब्वियस है वो तो खींच भी नहीं पाता। यही रीजन है कि नॉन पोलर स्पीसीज जो है यहाँ पर देखी जाएगी। अगर चारों क्या हो? Cl, और अगर एक भी हाइड्रोजन आ जाए तो क्या बन जाएगा? पोलर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर? अमितोज, जो पोलर है, पोलर का मतलब यही है यार, पोलर का मतलब आयनिक स्पीसीज, HCl, NaCN, ठीक है ना। बॉन्ड अगर एक की तरफ खींच जाए बॉन्ड, जैसे A है ये B है, पहले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सेंट्रलाइज थे, अब B ने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच दिया, तो स्पीसीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी अट्रैक्शन का नाम आयनिक था और इसी की वजह से आप पोलरिटी डेवलप करते हो, राइट। और नॉन पोलरिटी का मतलब क्या होगा बेटा? H और H। अब बता किसका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? किसी का भी नहीं खींचेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं, एक जैसे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर ना तो बॉन्ड की मूवमेंट है ना कंपाउंड की मूवमेंट है। शब्द समझ में आया मितोज? बोल बेटा। श्रेष्ठ, अक्षत बेनीपुरी, आफिया, कुशाग्र, डू मैसेज टू मी बच्चा, जल्दी से मुझे मैसेज करो। आफिया, डू मैसेज टू मी, इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? ऐसे तमाम और एग्जाम्पल हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं पोलर में? बता क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? सर दुनिया भर के CHF3 हो सकता है, D2O हो सकता है, ठीक है ना, NaOH हो सकता है, तमाम चीज़ें। जैसे D2O भी लिख सकता हूँ इसकी जगह, ठीक है ना। ये सभी स्पीसीज क्या रहेंगे बेटा? बिल्कुल। अमोनिया भी लिख सकता है, बिल्कुल 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 सही है वेदित, अमोनिया, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अमोनिया भी कैसी स्पीसीज हो जाएगी? पोलर स्पीसीज हो जाएगी, राइट। कैसी स्पीसीज हो जाएगी? पोलर स्पीसीज हो जाएगी। चलो मैंने माना कि ये बेसिक और फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक कोई दुख और दर्द नहीं है भाई, बहुत आसानी से ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है। आगे देखेंगे भाई सभी। मैं पहला फोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। सुनो भाई, पहला अपने पास जो फोर्स था, नहीं शुगर पोलर नहीं है बेटा, शुगर नॉन पोलर है, ग्लूकोज नॉन पोलर है, पोलराइज नहीं होती वो, ठीक है ना। Q का मतलब यहाँ चार्ज है, D का मतलब यहाँ डिस्टेंस है। चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, तो D बनता है, या मैं बोलूँ न्यू बनता है। चलिए बेटा समझ में आया? कुशाग्र, यहाँ आ जाएंगे सभी बच्चे, यहाँ आ जाएंगे। शुगर आयोनाइज्ड नहीं होती बेटा, ग्लूकोज आयोनाइज्ड नहीं होता, यूरिया आयोनाइज्ड नहीं होता, नेफ्थलीन आयोनाइज्ड नहीं होती, इथाइलिन ग्लाइकोल आयोनाइज्ड नहीं होता। बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, ठीक है। सेलुलोज की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना सकता है, बिल्कुल सेलुलोज की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन जरूर इतना जितना रिक्वायर्ड है
उतना पोलराइज नहीं है, ठीक है ना। इधर सुनेंगे भाई सही बच्चे। सबसे पहला जो फोर्स है उसका नाम है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, कुछ लोग उसको लिख के बड़ा खुश होते हैं, मैं भी लिखवा देता हूँ भाई। इसका नाम ना डाइपोल, डाइपोल का एक अट्रैक्शन का नाम और भी है, कीसोम इंटरैक्शन। और ऐसी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का एक और नाम होता, नाम है डिबाय, डिबाय इंटरैक्शन। बेसिक बातें हैं, ठीक है ना, नाम ही तो है और क्या है। बहुत ध्यान से आपको समझो बेटा, आयन डाइपोल को समझो। देखो कितना सिंपल अट्रैक्शन है, कितना सिंपल और कितना रमणीक है बेटा। कोई भी आप एक आयन ले लो, बताओ कौन सा आयन लूं, आप कह लो सर Na+ ले लो, ले लिया। और टीचर ने बताया है कि जब भी जीवन में डाइपोल आएगा आप किसको याद करके चलेंगे, पोलर को। चलो, पोलर में जो बढ़िया पोलर कंपाउंड है भाई, आप दुनिया भर के पोलर ले सकते हो, मैं वाटर को ले रहा हूं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑब्वियस है ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, अपना खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप कर देगा, नेगेटिव चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये खींचेगा तो भी कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, नेगेटिव। और इस प्लस और इस माइनस का क्या रहेगा बेटा, यहाँ एक आयोनिक अट्रैक्शन रहेगा, या मैं बोलूँ एक अट्रैक्शन रहेगा। इस अट्रैक्शन को आयोनिक अट्रैक्शन नहीं बोल सकते, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं है और बहुत वीक भी नहीं है कि बिल्कुल वंडरवाल बोल दो, मतलब उन दोनों के बीच की कैटेगरी है, दोनों के बीच की कैटेगरी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। कोई दिक्कत है भाई किसी बालक को? कल को मैंने यहाँ पर Cl नेगेटिव ले लिया, बता, तो Cl नेगेटिव ले लिया तो सर इसको ऐसे लिख देना, यहाँ लिख देना H, यहाँ लिख देना O, यहाँ लिख देना H। तो आप फील कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब ये खींचेगा तो ये क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव। इस समय इस वाले अट्रैक्शन को मैं क्या बोलूँगा, या इसके वाले अट्रैक्शन को मैं क्या बोलूँगा, सर इसको मैं बोलूँगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या नाम देने वाला हूँ, आयन डाइपोल। कितना सिंपल है भाई, इसको याद करना मुश्किल लगा, बताओ। एक आयन लेना है, एक पोलर स्पीसीज लेनी है, खत्म। आयन और पोलर को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, आयन डाइपोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आयन डाइपोल मिल जाएगा। स्पीड में इसको नोट करना, स्पीड में, देर ना हो जाए, बहुत स्पीड में इसको नोट करके दिखाओ मुझे, बहुत स्पीड में इसको आप लोग जो है मुझे नोट करके दिखाओ। जैसे आप लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी सुना है, हाइड्रेशन एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी, वो भी समहाउ आयन डाइपोल पर ही वैलिड है। या मैं बोलूँ उनका जो अट्रैक्शन है वो इनके बराबर ही लगभग फोर्सेस पे काम करता है। बहुत जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। एक बात और अपने दिमाग में आप चाहो तो रख सकते हो, जो वैंडरवाल फोर्स है बहुत वीक फोर्स होता है, इसकी जो एनर्जी है वो लगभग 2 से 8 किलोजूल पर मोल होती है बेटा, यानी कि फूंक मारोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है भाई, इतनी कम एनर्जी होती है इसकी। स्पीड में नोट करिए इसको। अब इधर आएंगे भाई सभी, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी। डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल का डिफरेंट नेम है बेटा डिबाय, डिबाय अट्रैक्शन। आ जाइए इधर, आ जाइए बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे हमें मैसेज करते रहिए भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा मैं एक बात यहाँ पर और मेंशन कर दूँ आपको, देखिए ज़रा ध्यान से। आयन डाइपोल में जनरली कह देते हैं कि एक आयन होना चाहिए तो दूसरा डाइपोल। मान लो कल को मैंने ऐसे बना दिया NaCl प्लस वाटर, अब बच्चा सब बिगड़ जाएगा इसमें, बोलेगा भाई ये तो कुछ और है, ये भी डाइपोल और ये भी डाइपोल है। नहीं भाई, ये तो आयनिक बॉन्ड है ना कंप्लीट। NaCl क्या हो जाता है, वैसे ये कहना तो गलत है कि कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इसकी परसेंटेज क्या है, आयनिक। ये खुद में आयन है, इसलिए इट इज़ नॉट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इट इज़ आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, ये बातें आप लोगों को आगे के सवाल में दिखाई देंगे, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। अब कुछ डेटाबेस बातें हैं वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि ये आयन डाइपोल का एग्जाम्पल है? कैसे? Li+ और वाटर, आयन और दूसरा क्या है बेटा, डाइपोल।
यहाँ आ जाओ, NO3 नेगेटिव और CH3OH, आयन और दूसरा क्या है डाइपोल। आप ऐसे मानो आयन पोलर, क्या है पोलर स्पीशीज लिखवाइए सर ने। आप कहेंगे सर बात बिल्कुल सही है। अच्छा KCl एक आयनिक कंपाउंड होता है कि नहीं होता, बता माथुर? होता है, अभी भी बताया, जैसे NaCl ऐसी KCl। तो आयन है तो ये आयन डाइपोल है, ना कि डाइपोल। ये आयन डाइपोल होगा आरिफ, क्या नहीं होगा? डाइपोल नहीं होगा। शब्द समझ में आ गए होंगे सर के, बहुत ध्यान से सुनोगे। मैंने बोला कि जो आपने प्रीवियस सभी फोर्स पढ़ा है जिसमें एक आयन होता था तो एक डाइपोल होता था, आप खुद सोचना इसकी स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करेगी? क्या इसकी स्ट्रेंथ दो बातों पर डिपेंड नहीं करेगी? कितना ज्यादा प्लस चार्ज है भाई, Na+ और Mg+2 में से ज्यादा चार्ज किसका है? Mg+2 का। तो उसका अट्रैक्शन ऑब्वियस है ना, ज्यादा होगा नेगेटिव आयंस के प्रति, यस और नो? तो यानी कि चार्ज ऑन कैटायन इज द प्राइमरी फैक्टर एंड द डिफरेंट फैक्टर इज व्हाट, कि सर जिसके ऊपर आप नेगेटिव बना रहे हो, हाँ या ना? अरे बोल दो। यानी कि सीधी सी बात है, एक तो कैटायन पर डिपेंड करेगा और दूसरा किस पर? अपोजिट कर दोगे तो किस पर डिपेंड कर जाएगा? एनाइन पर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, चाहे कैटायन हो चाहे एनाइन हो। कैटायन हो तो कैटायन ज्यादा, एनाइन हो तो एनाइन ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा, सही है। और दूसरा फैक्टर बताया पोलैरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। भाई अगर मैंने तुमसे बोला कि यहां पर ये पोलर कौन था? पानी था, इसकी जगह HCl होता, इसके जगह कोई HBr होता, इसके जगह कुछ और होता, तो ऑब्वियस है ना इफेक्ट पड़ता है यहाँ नेगेटिव आयन पर, पड़ता है कि नहीं पड़ता? इसीलिए वो अट्रैक्शन भी डिफरेंट होता। तो यानी कि जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो किस बात पर डिपेंड करेगी? दैट विल बी डिपेंड अपॉन द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द पोलरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि पोलर मॉलिक्यूल की पोलरिटी पर भी डिपेंड करेगा। क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चों को बातें समझ में आ गई? और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वंडरवाल फोर्स नहीं है, ये वंडरवाल और दूसरे जो इंटर हैं उनके बीच का एक फोर्स है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कहीं अपने जहन में ये बात डाल लो कि ये वंडरवाल है, राइट? लेकिन ठीक है, वंडरवाल से ज़्यादा स्ट्रांग है और इंटर एटॉमिक से कम स्ट्रांग है, ऐसा समझ के आप लोग इसको कम, उनसे वीक है और इससे स्ट्रांग है। इसकी जो एनर्जी है, जो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी है, आप चाहें तो इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। जो इंटरेक्शन, जो अट्रैक्शन एनर्जी है, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। R² का मतलब डिस्टेंस। आप एक बात बताओ, सुनो, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होने वाला है? कम होने वाला है। भाई अगर तुम्हारे आयन का अट्रैक्शन ज्यादा है, और मैंने बोला कि सबसे पहला है तो सबसे मैक्सिमम भी रहेगा, जिस जिस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बॉन्ड की घटेगी या एनर्जी बॉन्ड की घटेगी। तो इसका मतलब जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव का सर ने अट्रैक्शन बनाया है, ये जो अट्रैक्शन बनाया है, ये अट्रैक्शन इस केस के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि ये डिस्टेंस पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, R² ही है, R³ नहीं है, R4 नहीं है, R6 नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज क्वाइट लेस और लीस्ट सेंसिटिव, इट इज क्वाइट लेस और लीस्ट सेंसिटिव फॉर द डिस्टेंस। तो इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल्सो एग्जिस्ट इन हाइड्रेशन एनर्जी। जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला फिनोमिना है, जहां पानी के अंदर आप कुछ डालते हो तो पानी वाटर के बॉन्ड, दूसरे के और अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसका नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रेशन। तो वो वाला जो फोर्स है वो भी किसके अंदर आता है? वो भी आप लोगों के आयन और डाइपोल के अंदर ही काउंट होगा। ले कल को मैंने तुझसे ही बोला, सुन ले, मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास एक कंपाउंड है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, CHCl। अब मैंने भाई को मिला दिया HCl से, तो भाई HCl तो पोलर है, तो यानी कि डाइपोल है, मानते हो कि नहीं मानते? और ये जो कंपाउंड है पोलर तो ये भी है, लेकिन यार ये आयनिक बहुत जबरदस्त है, यानी कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब बच्चा क्या समझता है, आगे चलेगा तो बोलेगा ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, मिला दो, डाइपोल डाइपोल कर दो, यहीं फंस गया, यहीं फंस गया। ये फोर्स कौन सा हो जाएगा सर? ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, ना कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कृपया करके ध्यान पूर्वक इसको नोट करें।
फर्स्ट पॉइंट है चार्ज डेंसिटी, जितना इसका फर्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन एनर्जी, यानी कि एनर्जी बेसिकली जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, यानी कि डिस्टेंस के। जितना दूर रहेंगे उतना कम अट्रैक्शन है, ऐसे समझ के चलो। बेटा समझ में आया? रोसेल डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोसेल बता जरा, क्या ये बातें समझ में आई बेटा? डू मैसेज टू मी। बहुत सिंपल है, मतलब आपने एक लॉजिक समझ लिया, आप सीखते चले आओगे जल्दी जल्दी, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, बस जल्दी से इसको नोट कर लो, भरोसा करके जल्दी से इसको नोट कर लो। ये इंटरेक्शन एनर्जी को थोड़ा सा याद करना है, आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जैसे जैसे आप आगे चलोगे आर की वैल्यूज बढ़ने लगेंगे। बेटा पोलैरिटी का मतलब ही पोलर मॉलिक्यूल है ना बेटा। जैसे मान ले यहाँ पर लिख दिया मैंने HCl ही लिख दिया, तो Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तो कंपाउंड बिकम पोलर, ऐसा समझ के चलो अभी के लिए। और इसके अलावा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से भी इसको निकालते हैं, बाकी अभी के लिए मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो कंपाउंड बिकम पोलर। डन है भाई? चलिए भाई आगे देखेंगे सभी बच्चे, इधर देखें भाई सभी बच्चे, देखो कितना बेसिक सा टॉपिक है। नेक्स्ट है डाइपोल, डाइपोल जिसको बेटा जी आप कीसोम अट्रैक्शन के नाम से जानते हो, यानी कि दूसरा फोर्स है। सच्चाई पूछी जाए तो यही वंडरवाल फोर्स होता आ रहे हो। नाम देख बेटा, तेरा नाम डाइपोल, तेरा नाम भी डाइपोल, इसको कीसोम अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इधर देख, एक्चुअल में एक डाइपोल का मतलब एक पोलर स्पीसीज ले ले, जो भी तेरे दिमाग में आए, दोनों सेम भी ले सकता है, दोनों डिफरेंट भी ले सकता है। एक पोलर और ले ले बेटा, आजा बता मुझे, चल बता। एक पोलर भैया, एक तो पानी ले लेते हैं, सही है, एक और पानी ले लेते हैं। आप खुद सोचो, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हमसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी एक फोर्स प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, डाइपोल। डाइपोल कितने बच्चों को सर की वो स्टेटमेंट याद है जहां सर ने बोला था हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए डाइपोल, डाइपोल काइंड ऑफ बॉन्ड? याद आ गया? हियर यू कैन सी द डेटा। भैया इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर कौन सा चार्ज बन गया, डेल्टा नेगेटिव। इसने इसका खींचा तो इस पर क्या बन गया, डेल्टा पॉजिटिव। इनमें कुछ कुछ होता है जिसका नाम तुमने हाइड्रोजन बॉन्ड बोला। और बेटा जी यही हाइड्रोजन बॉन्ड मैं किस नाम से और पहचानूंगा, डाइपोल, डाइपोल। अब देखो जरूरी है कि भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया तो बात बन गई है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि भैया इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा ये फोर्स नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। जैसे मान लो HBr, मान लो ये H है, ये Br है, फिर यहाँ पर H है और ये Br है। मान लो आप अपने तरीके से, तो खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये खींचेगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, नेगेटिव, तो यहाँ भी तो एक अट्रैक्शन है। तो इस अट्रैक्शन को किसोम अट्रैक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। शब्द क्लियर है, भावनाएं क्लियर है? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, बट ऑल डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन में काउंट होंगे, लेकिन सभी डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड में काउंट ना होंगे। सीधी और स्पष्ट बात समझा दी मैंने आप लोगों को। चलो कुछ नोट डालकर बात कहनी है। पहला एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे HCl, HCl, जैसे CH3Cl और CHCl3 और एसीटोन। कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है, एसीटोन ही तो है ये। इसको अगर मैं हटा दूँ ऐसे, चलो मैं बना देता हूँ इसका अट्रैक्शन, कल को ये ना कहो कि भैया नहीं समझ में आया। आपको याद आ रहा है, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है Cl, C डबल बॉन्ड O CH3, CH3। जयती बेटा बता, समझ में आ रहा है? ये जो बॉन्ड बनाया था मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था, तो एक टाइप का क्या है, डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन ही है। ऐसे यहाँ पर Cn और इसमें भी अट्रैक्शन होगा। आप बस ये देख लो, दो पोलर दिख जाए ना, आप समझ लो डाइपोल, डाइपोल है। दो पोलर दिख जाए आप समझ जाएंगे क्या, पोलर, क्या समझ जाएंगे, डाइपोल, डाइपोल है। इसके बारे में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो डेटा बेस है, आपको एज इट इज अपने दिमाग में रखनी है। हेयर इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3। किस केस में, सॉलिड स्टेशनरी स्टेट में। सुंदर बात बताइए मैंने, हेयर इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3 इन सॉलिड और स्टेशनरी स्टेट। ऐसा कुछ किताबें भी लिख देती हैं
कि जब ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, तो आप इनको वंडरवाल फोर्स मत बोलो, क्योंकि वंडरवाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है आइडियली कम होती है, और इंटरेक्शन एनर्जी कम होने का मतलब हो गया इंटरेक्शन एनर्जी का कम होने का मतलब हो गया इंटरेक्शन कम हो जाना, और कम हो जाने का मतलब स्ट्रेंथ भी क्या हो जाना, कम हो जाना। क्या मेरी बात समझ में आई है? स्टेशनरी वर्ड याद रखना और सॉलिड वर्ड याद रखना। इन सॉलिड और स्टेशनरी स्टेट द इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू, बट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट, और देयर इज अ टर्म रोटेटिंग, in liquid, gas और rotating state interaction energy is inversely proportional to r की power 6. It is inversely proportional to r की power 6. क्या मेरे क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक और फंडामेंटल बातें समझ में आ रही? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? भाई अगर बीइंग ए टीचर मैं बात करूँ और मेरे पास ऑर्डर हो कि मुझे वंडरवॉल से सवाल बनाना है, तो पहली प्रायोरिटी मैं इसी को दे दूंगा। और आए हुए हैं सवाल, कंपाउंड लिख देगा दो पोलर और एक को बना देगा सॉलिड, मतलब सॉलिड लिख देगा, या स्टेशनरी लिख देगा, या गैस लिख देगा, या लिक्विड लिख देगा, तो उस केस में उसका इंटरेक्शन एनर्जी या इंटरेक्शन ही अट्रैक्शन ही पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आर की पावर 3 है तो एक आर की पावर 6 है, जस्ट ट्वाइस है। याद करने का तरीका दूसरे नंबर पे पढ़ाया है, पहले वाले में आर क्यू मल्टीप्लाई बाई 2 बन गया R6, ठीक है। इस तरीके से इसको अपने दिमाग में आप रख सकते हो, सीख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों आगे मूव करते हैं, ध्यान से सीखिए। अब जो अगली टर्म आती है बच्चा, उसका नाम है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। कितनी सुंदर बात लिखी है, आप याद करो, आपके टीचर ने पहले ही यहाँ लिखवा दी है कि जीवन में जब कभी भी तुम इंड्यूस्ड डाइपोल देख लो तो भेजे में क्या रखना है बेटा, नॉन पोलर। क्या रखना है, नॉन पोलर। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। सर नॉन पोलर स्पीसीज के केस में अगर कोई आपसे पूछे नॉन पोलर, तो भैया नॉन पोलर के दुनिया भर के एग्जाम्पल सर ने दिए हैं, H2, Cl2, CCl4 एटसेट्रा। यस और नो? आयन तो आयन है, आयन क्या है बेटा, आयन है। इधर देख कार्तिक है, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कोई भी एक आयन ले ले, आइदर इट इज कैटायन और इट इज एनायन। तो मैंने यहाँ Na+ लगा दिया और बच्चा बगल में रख दिया कौन, H2। H2 का बॉन्ड यही होता होगा। H2 एक नॉन पोलर स्पीसीज है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सुना है, नहीं सुना? नहीं सुना। ऐसा माना जाता है आप जैसी संगति में रहते हो आप वैसे ही बन जाओगे। जो बच्चा अच्छे बच्चों के साथ रहेगा वो अच्छा बन जाएगा, जो बच्चा जैसे बच्चों के साथ रहेगा वैसा ही बन जाएगा। आप मानिए अगर आपको आज 11th पढ़ाई जा रही है, आप अगर ये चीज़ें 9th क्लास में पढ़ते तो जैसे आज आप हो क्या ऐसे होते? सोचो, आपको अगर कोई टीचर वहाँ बता देता कि भैया जो पानी का बॉन्ड है, जो आइस का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, इसलिए आइस टूट जाती है, इसलिए ग्लेशियर पिघल जाते हैं, ये सारी डेटा अगर वहाँ रिलेट करके पढ़ा देता तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच और बढ़ जाती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जब मैं मान लीजिए अगर 9th क्लास में आप सेम टॉपिक पढ़ रहे होते या थोड़ा बहुत आइडिया होता, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखने का नज़रिया ही बदल जाता। और मैं आपको बता रहा हूँ एंट्रेंस इज नथिंग बट देखने का नज़रिया। जो हर किसी को ना दिखे वो एंट्रेंस है, उसको देखने के लिए आपको उसकी जैसी अप्रोच बनानी पड़ती है, राइट। बहुत सारे सवाल जेई के अंदर, मेडिकल के अंदर ऐसे होते हैं जो हाई कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है कि भैया आप लोग कैलकुलेशन करो तभी वो सॉल्व होंगे। वो सीधा सीधा सवाल होता है, सीधा सीधा सवाल, भाई इसका लॉजिक ये है। अब मान लो ये सवाल आ जाए, इसका क्या लॉजिक दोगे? कोई लॉजिक नहीं है। मशीनरी डेटा है, ऐसा अट्रैक्शन पाया गया, पैरामीटर से नापने पर R की पावर 6, डेटाबेस सवाल है। बस समझ में, जिसने पढ़ाई नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, कैसे कैलकुलेट करेगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा अब तुम 9th में जाने की सोचने लगो, बस ध्यान से सीखो भाई। जब भी कोई नॉन पोलर बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहते हैं बेटा? बीच में। अब मुझे एक छोटी सी बात बता, जैसे ही Na+ के कॉन्टेक्ट में इसको लाया जाएगा भाई, Na+ तो भाई जो दिखेगा उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। जब करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, आफिया ध्यान से सुन बेटा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। बस यही तो चाहता था कौन? सोडियम।
तो सोडियम के प्लस ने इसके साथ अट्रैक्शन किया, इसी अट्रैक्शन का नाम आयन और डाइपोल नहीं डाइपोल बनाया है, इसलिए नाम रखा इंड्यूस्ड डाइपोल। इन द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर और एक आयनिक स्पीसीज, ए नॉन पोलर स्पीसीज बिहेव लाइक ए पोलर स्पीसीज इज नथिंग बट इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई आप घर पे कितने लड़ते झगड़ते हो, हमें क्या पता, हमारे सामने झगड़ के दिखाओ, नहीं तो हमारी प्रेजेंस में आते ही तुम घर पे कितने ही नॉन पोलर सही, तुम्हें पोलर बनना पड़ेगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन है, उसके सामने आप लोगों को वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा जैसा वो चाहता है। तो यही रीजन है कि नॉन पोलर होने के साथ साथ जैसे ही प्लस ने इसको अट्रैक्ट किया, यहाँ प्लस या माइनस, और फिर से फर्दर अट्रैक्शन चलता रहा। ले कोई तुझसे पूछे भाई Cl नेगेटिव, सब सारे एग्जांपल यही दे दोगे, यही आते हैं मुझे, ये Cl है और ये Cl है, बताओ ये इधर खींचेगा, अच्छा ये नेगेटिव है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन होगा, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। बस यही तो चाहता था Cl, बना दिया इसको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। से यस और नो? क्या बेसिक पैरामीटर समझ में आ गया? एक बार मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ आगे समझाने के लिए, फिर दोबारा वापस ले आएंगे। बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ नोट डालकर क्या बात लिखी है सर ने? सर जो इंटरेक्शन एनर्जी है यहाँ पर, क्या है इंटरेक्शन एनर्जी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। सर कैसे याद करें, सर कैसे याद करें कि कौन वंडरवाल था कौन वंडरवाल नहीं है? बेटा 4 फोर्स बताएं, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंडन फोर्स। जहां आयन वर्ड यूज हो जाए वो वंडरवाल नहीं, खत्म। जहां आयन वर्ड यूज हो जाए वो वंडरवाल फोर्स नहीं है। इस तरीके से इसको सीखेंगे। अमितोज कहां गड़बड़ हो रही है बेटा, बता कहां गड़बड़ हो रही है? यहां ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव सेंटर, तो खींच के इसको प्लस और इसको माइनस करेगा और दोनों के बीच में क्या दिखा देगा, अट्रैक्शन दिखा देगा। और यहाँ Cl है बेटा जी, Cl में यहाँ जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव अट्रैक्ट तो कर नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स को, रिपेल ही करेगा। जब रिपेल करेगा तो इस सेंटर पर क्या बनेगा, पॉजिटिव, और इनके बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन। अभी तो तुम इवनिंग में भी आओगे, ठीक है, ध्यान से सुन लो, आज इवनिंग में आना है आपको, आज इवनिंग में आएगा, कोई कोचिंग हो कोई कुछ भी हो, हमें को मैटर नहीं, आज शाम को आ जाएगा, आ जाएगा शाम को, बता जल्दी से, आज इवनिंग वाले बैच में आ जाओगे ऑफलाइन? चलिए भाई ये हो जाएगा। इसके बाद में कुछ बता रहा था, इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है फॉर द डिस्टेंस एज कंपेयर टू द आयन डाइपोल। क्या फील कर पाए भाई? ये वंडरवाल तो है नहीं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो उसकी रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वैल्यू बहुत 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 कम होती चली जाएगी। क्या सेंस समझ पाए? इधर आओ भाई, बताओ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आप लोगों ने पढ़ लिया, इसके और कोई एग्जांपल बता देगा कोई बालक? बताओ। जैसे सर जैसे Cl नेगेटिव प्लस CCl4, जैसे Na प्लस C6H6, है ना, समझ रहे हो ना भावनाओं को? एक आयन और एक कैसा होना चाहिए, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि नॉन पोलर होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए उमंग, आयन होना चाहिए। एक आयन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। चलिए नेक्स्ट, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये भी सुंदर है। अभी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, आयन डाइपोल, अब क्या पढ़ा दे रहे हैं सर, डाइपोल इंड्यूस्ड। ये पोलर और ये कैसा चाहिए होगा मुझे, आप खुद देखो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। देख ये H है, ये Cl है, HCl है, यहाँ H है, ये H है। सीख पाए आप लोग कि ये नॉन पोलर और ये पोलर है? आप खुद दिमाग लगाइए। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे होंगे अमितोज, बीच में, और यहाँ ये Cl है, तो Cl इलेक्ट्रॉन खींच के क्या करेगा इसको, अपने आप को नेगेटिव, और ये नेगेटिव समहाउ इसको रिपेल ही करेगा, और रिपेल करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव। सीख पा रहे हो आप लोग? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाते हैं उस पर माइनस, जहाँ से जाते हैं उस पर प्लस, और नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ कुछ होता है। इसी अट्रैक्शन का नाम क्या है, डाइपोल
इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या नाम है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तुम लोग सीख पाया नहीं सीख पाए? कल को मैं आप लोगों को एक पोलर स्पीसीज दे दूं पानी, और दूसरी स्पीसीज में आपको दे दूं नॉन पोलर कोई लाइक CO2, तो सर CO2 कैसा होता है? नॉन पोलर। सर नॉन पोलर क्यों है? देखो ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इधर खींचेगा तो एक इधर खींचेगा। सर खींच क्यों रहा है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज्यादा पावरफुल होता है, वो अपनी तरफ खींचता है, तो इधर खींचेगा, तो नेट कितना रहा? 0 ही रहा। तो पानी की प्रेजेंस में थोड़ा सा पोलराइजेशन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो है R⁶, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶। तो ऑब्वियस है दिस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर द डिस्टेंस। आप कहोगे कि डिस्टेंस की तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम क्या बनेगी? अट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल में आप लोगों ने HCl Cl2 लिख दिया, ये पोलर लिख दिया, ये नॉन पोलर लिख दिया, ये पोलर लिख दिया, ये नॉन पोलर लिख दिया। क्या आप लोग सीख पाए या नहीं सीख पाए? बोल दो भाई, क्या ये बेसिक बातें हैं आप लोगों को क्लियर है? डू मैसेज टू मी। आगे चलिए, बेटा लिक्विड फॉर्म इज, जो सॉलिड फॉर्म है वो हमेशा स्टेबल रहेगी किससे? लिक्विड से। ठीक है विदित, चलिए मैंने माना ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग अंतिम पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर बस हमें सवाल ही सवाल करने, आधे घंटे के अंदर वो सवाल जो है पूरे किया जा सकते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें। इधर देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से इधर देखें, कुशाग्र ध्यान से सुन बेटा। तो मैसेज नहीं कर रहा मतलब समझ में नहीं आ रहा। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब है अचानक से बनाओ। इसमें पहली बात तो ये समझ लो, इसमें दोनों ही नॉन पोलर स्पीसीज होती है। कैसी होती है? दोनों ही नॉन पोलर स्पीसीज। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर ये H2 है और यहां पर भी कौन है? ये H2 है। अब इस केस में मान लो ये H है, H2 है, और इस केस में ये H2 है। ऐसा कहते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ क्षण भर के लिए न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो समहाउ उसके अंदर क्या आने लगता है? डाइपोल करैक्टर आने लगता है। बेटा है तो ये नॉन पोलर ही ना, है तो ये नॉन पोलर, ये भी क्या है? नॉन पोलर। तो किसी भी एक के अंदर क्या आ जाएगा? डिस्पर्जन बढ़ने की वजह से, या मैं कहूँ हाँ डिस्पर्जन बढ़ने की वजह से पोलरिटी करैक्टर आने लगती है। यानी कि ये थोड़ा 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 प्लस और माइनस में कन्वर्ट होने लगता है। कुछ क्षण भर के लिए काम होता है, और जितनी देर में ऐसा होता है ना, तुरंत अपने दूसरा जो नॉन पोलर है इसको इंड्यूस कर ले जाते हैं। नहीं फील कर पाए भाई? ये पॉजिटिव है तो इसके अराउंड क्या बनेगा? नेगेटिव ही बनेगा। भाई आप ऐसे मानो ना, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इस कॉर्नर में सारे इकट्ठे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। और अपोजिट में क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। और यहाँ पर एक अट्रैक्शन होगा जो बेहद वीक है, बेहद वीक। फूक मारना का मतलब भी ज्यादा एनर्जी देना होगा। इस अट्रैक्शन का नाम ही लंडन फोर्स है। क्या सीखे? क्या सीखे? मैं एग्जांपल दे दूं बेटा। मैंने तुझसे बोला ये I2 है, ये Br2 है। इस I2 का अपने I2 के मॉलिक्यूल के साथ, इस Br2 का अपने Br2 मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है उसका नाम क्या है बेटा? लंडन। इसका भी नाम क्या होगा बेटा? लंडन। और मैं एक बात बता दूं, लंडन फोर्स प्राइमरी फोर्स होता है। चाहे आयनिक बॉन्ड हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे कोई और हो, सभी फोर्सेस का जो प्राइम कॉज है वो डिस्पर्जन ही है। इसीलिए इस फोर्स को ये भी बोल देते हैं कि सर आयनिक में भी प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट में भी प्रेजेंट होगा, डेटिम में भी प्रेजेंट होगा, मेटेलिक में भी प्रेजेंट होगा, सब में प्रेजेंट होगा। कौन कौन? डिस्पर्जन फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यानी कि ना केवल इसको वंडरवाल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, अगर ढंग से पूछोगे तो जितने भी टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, उन सभी केसेस के अंदर वंडरवाल फोर्स पाया जा सकता है। तो बहुत सुंदर बात समझ में आई होगी। इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे Br2 को Br2 से मिला दो। CO2 कैसा है बेटा? नॉन पोलर है। और CS2 भी कैसा है? नॉन पोलर है। बस मिल गया आइटम। यहां से चीजें आप लोग सीख गए। जिनॉन, बेंजीन और CCl4,
यानी कि नॉन पोलर को नॉन पोलर से मिला रहे हो तो निश्चित है जो फोर्स बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, आपका लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, या मैं कहूं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो है यहां पर जनरेट होगा। सी नेक्स्ट है ये बढ़िया सवाल है। सवाल पूछा जाता है डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट इन। अब बच्चा सोचता है डिस्पर्जन तो सर केवल नॉन पोलर में ही होगा, और यही उसकी महामूर्खता और गलती होगी। तो क्या बोलना चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले कुशाग्र समझ ले, एक्चुअल में ना डिस्पर्जन होता है मॉलिक्यूल के बीच में, न्यूक्लियस का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता रिपेल करता है, ऐसा चलता रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्जन होता है। तो मतलब मान लीजिए 1000 मतलब घंटों में से कोई ऐसा मान लीजिए 10 सेकंड के लिए न्यूक्लियस अपनी स्टेट को ऐसा बदलता है कि अट्रैक्शन एक तरफ को झुकाव हो जाता है, मतलब डिस्पर्जन एक तरफ को हो जाता है। जैसे ही एक तरफ को डिस्पर्जन हुआ बहुत क्षण भर के लिए एक तरफ को झुकाव हुआ, तो जैसे ही झुकाव हुआ तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल को वो पोलर कर देता है, या मैं बोलूँ इंड्यूस्ड डाइपोल बना देता है, डिस्पर्जन। बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का? तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मेरा सवाल सुनिए, सवाल था डिस्पर्जन फोर्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होगा सर? पोलर 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 नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। इन चारों ही केसेस में डिस्पर्जन फोर्स पाया जाएगा, इन चारों ही केसेस में डिस्पर्जन फोर्स पाया जाएगा। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं? क्या ये बेसिक और फंडामेंटल बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं प्यारे बच्चों? अगला सवाल देखो, इधर आओ। क्या मेरी क्लास के बच्चों को अब ये डेटा है कि सबसे ज्यादा आप बताओ बेटा जी, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कौन सा है? आयन डाइपोल। उसके बाद कौन होगा बेटा? डाइपोल। उसके बाद कौन होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद कौन होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद कौन होगा? डिस्पर्जन फोर्स, या मैं कहूं लंडन फोर्स। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या पहले सवाल में आप पहचान पा रहे हो कि ये आयन है और ये डाइपोल है? क्या आप पहचान पा रहे हो कि ये आयन है और ये इंड्यूस्ड डाइपोल है? क्या आप पहचान पा रहे हो कि H2 लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सर ये डिस्पर्जन फोर्स हो गया, लंडन फोर्स हो गया। तो ये लंडन है तो सबसे कम होगा, और ये आयन इंड्यूस है तो उसके बाद, और सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा जी? सबसे ज्यादा किसका होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। किसका होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन द हाउस? क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को बेसिक और फंडामेंटल बातें क्लियर हैं? आसानी से ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है O2। बताओ कौन सा फोर्स होगा? लंडन। HCl कौन सा होगा? डाइपोल। और ये आ गया मेरे पास आयन, और ये है वाटर यानी कि डाइपोल। ये बेटा वाटर है जो कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा ऐसे। तो ये हो गया आयन डाइपोल, ये हो गया लंडन फोर्स। आयन डाइपोल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डाइपोल, और सबसे कम कौन मिलेगा आपको? लंडन। क्या आप लोग सवाल की समझ में आ गए? क्या ये बेसिक पैरामीटर समझ में आ गया? से यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से ये बात क्लियर होनी चाहिए। स्पीड में नोट कर लो। अब सवाल रह गए बेटा जी, सवाल रह गए, ईमानदारी से इसको नोट कर लो। चलिए जी आगे मूव करते हैं। पता दोबारा पढ़ने के फायदे बहुत हैं। अगर चीज़ों को दोबारा पढ़ते हो ना तो खुद से मतलब थोड़ा कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, चीज़ें सेट हो जाती हैं। और टीचर दोबारा पढ़ा दे तो फिर तो बात ही अलग है भैया। अब बात कर लें एप्लीकेशन की। किसकी बात कर लें? एप्लीकेशन ऑफ वंडरवाल फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ वंडरवाल फोर्स के बारे में बात कर लें। बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है। यहाँ इस लेफ्ट कॉर्नर में मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स। दिस इज स्ट्रेंथ, राइट? स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। वो किस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी? मॉलिक्यूलर मास। अनटिल अनलेस कोई आयनिक, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा और कोई फोर्स ना लग रहा हो। अदरवाइज हर केसेस में आपको मॉलिक्यूलर मास से ही स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स बॉन्ड चेक कर लेना है, राइट? और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताइए,
सरफेस एरिया के बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है कि बढ़ती है, आप बताओ। कि मान लो अभी हम लोग ये इतना रूम है और इसमें 50 बच्चे हैं, बड़ा रूम कर देंगे उसमें 50 बच्चे आएंगे तो स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा रहेगी, जहाँ बढ़ेगा। बात समझ मारी नहीं आ रही? तो सीधी सी बात है, सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है बेटा जी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, इस बात को समझ लो। मैंने एक कारण बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया। बेटा इसका सरफेस एरिया ऑलवेज ग्रेटर होगा, जबकि यहाँ जैसी ही ब्रांच आई तो सरफेस एरिया ऑब्वियस है क्या हो जाना है बेटा, कम हो जाना है। क्या सीखे हो आप लोग, बताओ मुझे, क्या सीखे हो आप लोग, बताइए मुझे, आप लोग बताइए। तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और स्ट्रेट चेन के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेट चेन थी ना पहली वाली, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रखी होगी। और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप खुद सोचो, जिसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है उस बॉन्ड को तोड़ना आसान है या मुश्किल है? आप कहोगे सर मुश्किल है। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऐसे ही क्या मैंने बोला बेटा जी, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन भी अपने दिमाग में आपको रखना है। Strength of van der Waals force is directly proportional to molecular mass, which is directly proportional to surface area, which is inversely proportional to branching, which is directly proportional to straight chain, which is directly proportional to boiling point, which is directly proportional to melting point. तमाम बातें मैंने आप लोगों को सिखा डाली है, ठीक है भाई। ये तमाम बातें मैंने आप लोगों को सिखा डाली हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। आप ये मत समझिएगा कि हमेशा ये बातें वैलिड रहेंगी। एक केस है जहां पर यहाँ भी एक्सेप्शन आएगा, इस पर भी चंद्र ग्रहण लगेगा। और वो ग्रहण कैसे लग रहा है, उसका हर रीजन होता है भैया। हीलियम तुम्हारा मोलर मास बताओ, हीलियम कहेगा भैया हमारा मोलर मास होता है 4 ग्राम। हाइड्रोजन आप बताओ, हाइड्रोजन कहेगा हमारा होता है 2 ग्राम। अच्छा तुम कौन सी बॉन्डिंग करते होंगे, लंदन फोर्स। तुम कौन सा बॉन्ड बनाते होंगे, लंदन फोर्स, क्योंकि भैया नॉन पोलर है, अपने से रिएक्ट करेगा। इससे भी करा दोगे तब भी क्या बनाएगा भैया, लंदन ही बनाएगा। तो सर यहाँ भी लंदन, यहाँ भी लंदन, उसके बावजूद मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के केस में एक्सेप्शनली डिस्पर्सन बढ़ जाता है। डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ज्यादा देर तक आयनिक करैक्टर डेवलप, या मैं बोलूं अट्रैक्शन डेवलप होके रहता है इसमें। कुशाग्र मेरी बात समझ में आई? ये सुंदर बात, क्या ये सुंदर बात समझ में आई अमितोज? बता बेटा, क्या ये बातें समझ में आई? अमितोज आज तू शाम को कितने भी बजे फ्री हो जाएगा, तू आएगा जरूर मेरे पास, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से सीखिए, समझने की कोशिश करिए। डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या बढ़ जाता है बेटा जी, इस H2 के अंदर क्या बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख दो, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। चलो यहाँ आ जाओ, बताओ वैन डर वाल्स फोर्स की फिर से स्ट्रेंथ बतानी है। यहाँ I2 है या Br2 है? सर इसमें लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, लंदन। इसमें लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, लंदन। और तुम्हें स्ट्रेंथ निकालनी है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मॉलिक्यूलर मास के। तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, आयोडीन। खत्म आंसर। भाई टॉप टू बॉटम मास बढ़ता, साइज बढ़ता, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, सर I2 इज द राइट आंसर, देन Br2। बोलो गेम समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई दुख कोई दर्द हो तो बताओ प्यारे बच्चों। आसानी से ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से बेसिक फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे भाई, प्रत्येक बच्चा अरेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। और यहाँ लिखा हुआ है हीना, नीना और करीना का एक्सरे, लास्ट वाला एक्सी है। आप मुझे बता दीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होगा? सर बढ़ता चला जाएगा। वाई? क्योंकि सर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा तो वैन डर वाल्स फोर्स होगा, और वैन डर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
मास बढ़ेगा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। शब्द समझ में आ गए या नहीं आ गए बेटा? खुश? तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें बेटा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और बेसिक सवाल। सर यहां पर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 5, सारे स्ट्रेट चेन में है। एक ब्रांचिंग नजर आ रही है सर, यहां 2 ब्रांचिंग नजर आ रही है सर। तो बताइए, इसका नाम होता है एन पेंटेन, ठीक है ना। यहाँ बन जाएगा आइसोपेंटेन, यहाँ ये टर्म बन जाएगी तुम्हारी नियोपेंटेन, ठीक है ना। ये वर्ड लिख देता हूँ, कभी भगवान करे को कोई पूछ ले। नियोपेंटेन इसका नाम है बच्चा। क्या नाम है इसका आफिया? नियोपेंटेन। इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये डेटा आ जाता है एबीसी में अरेंज करो बॉइलिंग पॉइंट, तो याद रहे सर बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन के डायरेक्टली, ब्रांचिंग के इनवर्सली। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए, उसके बाद बी, लास्ट में आएंगे सी। कितने बच्चों को डेटा समझ में आ गया? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करें भाई। जिन बच्चों को 100% डेटा क्लियर है, शाबाश। तो बेसिक डेटा 100% क्लियर हो जाते हैं भैया देखते ही। नोट इट डाउन, स्पीड में नोट करो भैया। अब जो अगले स्टेप में आएगा वो इंपॉर्टेंट टास्क है तुम्हारा। बताइए भाई, अब आगे के सवालों को जरा करने की कोशिश करते। बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट अब शुरू होने जा रहा है बेटा जी। इधर आएंगे भाई सभी बालक, इधर आ जाए भाई सभी बच्चे। सवाल उठता है, कंपेयर वंडरवाल फोर्स, ऐसी जगह जहां मेटल और नॉन मेटल आपको दिखाई दे रहे हो, ठीक है, इन द केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बॉन्ड। तो ये 4 एलिमेंट आपको याद करके रखने, जिसका नाम है बेरिलियम, जिसका नाम है लिथियम, जिसका नाम है मैग्नीशियम, जिसका नाम है एल्युमिनियम। अगर तुम्हारे पास इनके हैलाइड्स हो, अगर तुम्हारे पास इनके क्या हो बेटा? हैलाइड्स हो, तो ना केवल वंडरवाल फोर्स, उसको लिखना चाहिए बस फोर्स। लेकिन हम लोग वंडरवाल फोर्स पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन समझाएंगे। तो वंडरवाल जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? पोलैरिटी के। और आप लोग जानते हो पोलैरिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चेंज के या डिफरेंस के। क्या ये बात समझ में आ रही है अक्षत? बता, ये डेटा समझ में आ रहा जो मैंने अभी बोला? मैंने बोला इन द केस ऑफ 4 मेटल हैलाइड्स। अच्छा, हैलाइड्स में भी आप फ्लोराइड को नहीं यूज करें, क्योंकि यहां अनेक प्रकार के और भी अट्रैक्शन पाए जाते हैं, राइट। आप केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जनरली इन्हीं पर सवाल बनता है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर देखेंगे तो आपको इन्हीं पर सवाल दिखेगा। वैसे फ्लोराइड वाला केस भी बता सकता हूँ, बेरिलियम और लिथियम का एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का नहीं है, ठीक है ना। अभी के लिए समझ लें कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। अच्छा, वंडरवाल फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फिर बॉइलिंग पॉइंट के। पता पेपर में सवाल कैसे आएगा और कैसे फंसते हैं बच्चे? सवाल आ गया BeCl2, BeBr2 और BeI2, BeCl2, BeBr2 और BeI2। यहां लिख देता हूं BeI2। चलो बताओ, अगर ये रूल ना बताता तो आप क्या कहते? सर बड़ा सिंपल है सर। पहली बात तो तुम भूल जाते कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, तुम्हारी नज़र में वही रहता है वंडरवाल फोर्स, और तुम कहते सर वंडरवाल फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और तुम्हें किसका मास ज़्यादा नजर आता? आयोडीन का, और तुम मारे जाते। यस और नो? क्योंकि तुम कहते कि आयोडीन का मास ज़्यादा है इसलिए वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए बॉन्डली पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बताते हैं, जो कि गलत होता। वंडरवाल फोर्स का ऑर्डर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैं यही कहूँगा कि BeCl2, उसके बाद BeBr2, उसके बाद BeI2, और उसका रीजन है बेटा जी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना। इन दीज 4 मेटल हैलाइड, इन 4 मेटल हैलाइड के अंदर आप लोग मास की बात करोगे भी नहीं, आप किसकी बात करोगे? पोलैरिटी की। आप किसकी बात करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की। भाई जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, इन शॉर्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि एक तो कॉमन एटम ही होगा। तो भैया यहाँ पर Cl है, यहाँ Br है, यहाँ I है। आप बताओ आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? Cl, देन Br, देन I। तो सर इसलिए सवाल का आंसर कुछ इस प्रकार से आपने बता दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
अगला बता दो AlCl3, AlBr3, AlI3 क्या होगा बेटा? सर बड़ा ही सिंपल है सर, AlCl3 में, AlBr3 में, AlI3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा भाई साहब? होंगे कि नहीं होंगे? तो सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के। और फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहाँ पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। शब्द समझ में आ गए होंगे बढ़िया तरीके से। साक्षी क्लियर हो रहा बेटा, नहीं हो रहा? नेक्स्ट है MgI2 MgCl2। आप बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बॉइलिंग पॉइंट के, मेल्टिंग पॉइंट के, वंडर वाल फोर्स के। अगला बता दो LiCl, LiBr, LiX। बताऊं या खत्म कर दिया तुम लोगों ने? चल ये खत्म हो गया कि नहीं होगा? स्पीड में नोट करिए, स्पीड में नोट कर लीजिए भाई, टॉपिक समाप्ति की ओर है। चलिए भाई, होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। बनाते हैं रुशिल, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड के अंदर भी मैंने बोला ना डिस्पर्जन फोर्स का करेक्टर होता है। मेटेलिक बॉन्ड के अंदर भी कैसा करेक्टर होता है? डिस्पर्जन फोर्स का करेक्टर होता है। चल इधर आजा, बस अंतिम स्लाइड है, इसको सीख ले। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड डिपेंड अपॉन द दो फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? वेंडरवाल। और दूसरा फैक्टर क्या होगा बेटा जी? HB, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो कितना सिंपल डेटा है। इधर देख, इधर देख, हम लोग ग्रुप उठा लेते हैं 14th ग्रुप। कौन सा ग्रुप उठा लेते हैं बेटा? 14th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सर कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु। कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्राइड ले लेते हैं, लाइक CH4। कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु। अच्छा 4 बनाना चाहिए था। कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु, है ना। PB को मत लो अभी, क्योंकि PB थोड़ा सा चेंज दिखाता है, सॉलिड बनने में थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है। +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू +4, राइट। तो इसलिए मैंने +4 वाले ही लिखे हैं। सुन लो, इसमें कन्फ्यूज मत हो ना कि PB क्यों नहीं लिखा। PB इज मच मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट rather than P4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज व्हाट? दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। वो सिखाएंगे आगे वाली क्लास में आना P ब्लॉक के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ दिया। चलो बताओ, टॉप टू बॉटम में जाता हूँ, सुन ले, टॉप टू बॉटम जाता हूं। तो बता बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या प्राप्त करोगे? सर कितना सिंपल पढ़ाते हो। CH4 का मास कम है, सारे वेंडरवाल फोर्स करेंगे, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं भैया इनके अंदर। उसके बाद SiH4, उसके बाद SeH4, और उसके बाद SnH4। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आ रही? और प्यारे बच्चों, दिस इज सेम फॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी बिल्कुल सेम ही बातें हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी बिल्कुल सेम ही बातें हैं। क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को बेसिक और फंडामेंटल बातें क्लियर हो गई हैं? यहाँ तक कोई दुख, कोई दर्द, कोई शिकायत, कोई शिकवा हो तो बोलो। नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। बात कर लेते हैं भैया कौन से ग्रुप की? 15वें ग्रुप की। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बता दो सर। यहां से शुरू होगा एक्सेप्शन। NH3, आगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। यस और नो? तो ये डेटा यहां पर आप लोगों को देखना चाहिए। तो भैया 15th ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिख रहा हूं, पहले समझ लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कुछ याद है? मैंने पहले भी लिखवा दिया है। ये भाई साहब जंप करके इसके नीचे आ जाते थे। इस प्रकार से जो घटना घटित हुई, वो क्यों घटित हुई उसका रीजन मैंने बताया था। BH3, ASH3 और SbH3 की जगह यहाँ SbH3 सेकेंड लास्ट, और लास्ट में BiH3। BiH3 भी नहीं लिखते, लेकिन लिख दिया है तो चलो ठीक है। याद रहे, अमोनिया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किसी बालक के दिमाग में 3 हो तो मत करना। अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसका जो लॉन पेयर है उसमें फ्लिपिंग होने की वजह से
हाइड्रोजन बॉन्ड की एक्सटेंट घट जाती है। यही रीजन है कि सबसे लास्ट में ना होके यहाँ हुआ। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज कराओगे मुझसे तो प्यारे बच्चों फिर सोचने का विषय खत्म है, क्योंकि वो क्रिस्टल पर भी डिपेंड करता। फ्लिपिंग नहीं कर पा रहा मतलब खुद में स्टेबल हो रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बॉन्डिंग हो गई, अब खुद में स्टेबल बनना है। स्टेबल बनना तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर SbS3 लास्ट में जाके BiS3 और सबसे लास्ट में जाके कहीं इस अमोनिया को लगा देना। और कोई इनका रीजन पूछे, रीजन यहाँ हो, रीजन यहाँ हो, रीजन इज सेम ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चाहे ऊपर आ जाए चाहे नीचे आ जाए, रीजन बिकम सेम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है आफिया? ड्यू टू अचिंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ध्यान से सुन। अब बात कर लेते हैं बेटा कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 16 में। बताओ भैया कौन कौन से एलिमेंट होते हैं 16 में? सर हाइड्राइड बोल रहे हो आप, यानी कि वाटर, H2O, H2S, H2SE, H2TE। PO को भी ले सकते हो, लेकिन रेडियो एक्टिविटी बढ़ने की वजह से उसको हम लोग ले नहीं रहे हैं। यहाँ चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, ऑर्डर बिकम सेम। ये भाई साहब उठेंगे 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 और सबसे आगे आ जाएंगे। बाकी सब में मास फॉलो होगा। जिसका मास ज़्यादा उसका वंडरवाल फोर्स ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। हाइड्रोजन का एक्सेप्शनली इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे समझ में आया वाटर का क्यों हुआ एक्सेप्शनली? तो यहाँ H2S, H2SE, H2TE और लास्ट में जाके पानी पानी हो गई। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? इंटर। अब इस पर तो तुम्हें एक्सेस है, कब इंट्रा कब इंटर, ये सब ज्ञान तुम्हारे पास है। एक बच्चे ने सवाल पूछा था मुझसे कि सर वो जो इंट्रा होती है वो डाइपोल डाइपोल कैसे? सिखाएंगे उसको। इधर आएंगे भाई सभी बालक, इधर आएंगे भैया सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखें। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। 17 ग्रुप भी सेम काम करेगा बेटा, 17 ग्रुप भी सेम ही काम करेगा। 17 ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं? HF होता है, HCl होता है, HBr होता है और HI होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है या मैं कहूँ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो क्या फॉलो होना चाहिए बताइए? मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर? जिसका मास ज़्यादा उसका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये कौन है सर? ये HF है। बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लाएगा, यहाँ लगा देगा। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी सभी में मास डिपेंडेंट, भाई के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंडेंट। इस प्रकार से यहाँ HCl, HBr, फिर जाके कहीं कौन मिलता है आपको? HI मिलता है और लास्ट में जाके कौन मिलता है? HF मिलता है। ये ऑर्डर बहुत लगभग लमसम बराबर होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर कहीं किताब में इधर उधर लिख दिया तो घबराए ना बेटा जी, ठीक है। HF और HI, मैं HF को बाद में ही लिखने वाला हूँ, राइट? डेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बेसिक और फंडामेंटल बातें क्लियर है? इन सभी के रीजन क्या होंगे कार्तिक बता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये वाले एलिमेंट सभी क्या बनाने वाले होते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले होते हैं। क्या इतनी बातें क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गई? कोई दुख दर्द है किसी प्रकार का? नहीं है तो अच्छी बात है तो भैया पूछो, बहुत जल्दी से पूछो, इसको देखो और पूछो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज अभी बस 1 मिनट। हो जाएगा ये? चलिए एक बात और सुन ले आपने, फिर अपना नोट कर लें। एक बच्चे ने हमसे सवाल पूछ लिया था कि सर ये इंटर इंट्रा वाला खत्म ही कर लो, तो सर ये कैसे डाइपोल हो सकता है? देख बेटा जल्दी देख ले। OH_NO, सही है क्या? यही है क्या? अब तू ये बात जानता है कि जब कभी भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड खींचेगा तो कौन खींचेगा इसको अपनी तरफ? नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या डेवलप होने वाला है? नेगेटिव। और यहाँ क्या डेवलप होने वाला है? पॉजिटिव। जब H और O का बॉन्ड खींचेगा तो कौन खींचेगा इसको? यहाँ। तो यहाँ क्या डेवलप होने वाला है? पॉजिटिव। और यहाँ क्या डेवलप होने वाला? नेगेटिव। अपनी आंखें खोल और बता मुझे, क्या तुझे ये डाइपोल नजर नहीं आ रहा? क्या तुझे ये भी डाइपोल नजर नहीं आ रहा? और दो डाइपोल में कुछ कुछ होता है तो उसका नाम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है। भाई अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ोगे तो गड़बड़ाहट हो ही नहीं सकती। कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज ए कॉन्सेप्ट। चलो इसको नोट करो,
इस प्रकार से मैंने वंडरवाल फोर्स आज की क्लास में पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब आपको घर जाना, आपको एक शीट मिली होगी, उस शीट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी पहले, और फिर एक बार वीक फोर्स भी है उसमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा जो जो सवाल है उनको निपटा के आना आप लोगों को, राइट। आज की क्लास में इतना ही। होमवर्क दिखाएं तभी जाएं भाई।